आज। तो हमारे पास टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल। इस टेबल पर हमने सेलेक्ट कमांड चलाकर देखी, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर करके देखी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझसे कहा जाए मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे टॉप 3 का मतलब क्या हो सकता है? या तो टॉप 3 का मतलब होगा कि शुरू के 3 दे दो, या दूसरा मीनिंग होता है कि बेस्ड ऑन सैलरी टॉप 3 रिकॉर्ड दे दो। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखता हूं और यहाँ लिखता हूं ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग, तो ये क्या कर रहा है, जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स को मुझे दिखाता है। मुझे रिजल्ट में सारे रिकॉर्ड नहीं देखने, मुझे रिजल्ट में फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं। अब चाहे वो सैलरी के ऑर्डर में हो या ना हो, तो क्या हम सेलेक्ट कमांड में ये लिमिट लगा सकते हैं कि हम इतने ही रिकॉर्ड्स देखें? तो इसका जो आंसर है वो यस है, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करेगा। ठीक है, तो किसी में टॉप कीवर्ड होता है इस काम को करने के लिए, किसी में लिमिट कीवर्ड होता है इस काम को करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है डेटाबेस टू डेटाबेस। तो अगर हम माई एसक्यूएल में फर्स्ट n रिकॉर्ड्स फैच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? डिफॉल्ट टेबल के फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स मान लीजिए मैं फैच करूंगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद एक कीवर्ड यूज करेंगे लिमिट, और लिमिट के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आप फैच करना चाहते हैं। हमने कहा 3, तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे, जो भी फर्स्ट 3 रिकॉर्ड होंगे वो आपके हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर करते हैं, तो शुरू के 3 रिकॉर्ड हमारे ये आ गए। अब कोई आपसे बोले सर टॉप 3 रिकॉर्ड दिखाओ बेस्ड ऑन सैलरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 3। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड्स को ले आएंगे, उनमें से 3 रिकॉर्ड हमें बस देखने। तो टॉप 3 रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सैलरी आपके ये आ जाते। अब अगर आपसे कहे कोई क्या माई एसक्यूएल डेटाबेस में कमेंट्स यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी में लिख रहा हूं तो क्या किसी पोर्शन को मैं स्किप करा सकता हूं कि उसका एग्जीक्यूशन ना हो? आंसर इज यस। हर डेटाबेस में कमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप डेटाबेस माईएसक्यूएल के साथ भी कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मान लीजिए ये जो कमांड थी इसमें मैं यहाँ पर कुछ कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? बीच में लिख दो, बाद में लिख दो, कहीं भी लिख दो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी कमेंट होगा उसका शुरू करने का सिंबल है लेकिन एंड करने का सिंबल नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन तक कमेंट माना जाएगा, तो इसलिए हम कमेंट को जनरली लास्ट में लिखेंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट के साथ ऐसा रूल है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कमेंट भी होता है जो मल्टी लाइन पे चलता है और हम उसे कहाँ खत्म करना चाहते हैं उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। तो 2 तरह के कमेंट हैं जो हम माईएसक्यूएल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कमेंट, सिंबल होता है डबल डैश, डबल डैश देन उसके बाद स्पेस। ये स्पेस बड़ा जरूरी है, अगर डबल डैश के बाद आपने स्पेस नहीं दिया तो वो कमेंट नहीं माना जाएगा, एरर आ जाएगी। अब आप यहाँ जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं लिख दिया ऐसे करके, इट विल फैच टॉप 3 रोज बेस्ड ऑन सैलरी। देखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया और ये चीज यहाँ लगा दी,
ऐसे करके, तो ये क्वेरी खत्म हो गई अब यहाँ पर ही, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा कमेंट माना जाएगा। कहां तक? जब तक ये लाइन एंड नहीं हो जाती तब तक ये पूरा कमेंट माना जाएगा। तो जनरली हम इस डबल डैश के साथ जो कमेंट लगाते हैं वो हम लास्ट में लिखना पसंद करते हैं, जिससे कि हम समझा पाए कि हमने क्या ये काम किया हुआ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया होता ये वाला, तो शायद ये कमेंट नहीं बनता और कुछ एरर जैसे आ सकती थी। नहीं आई एरर, इसको बीच में लिखोगे तो शायद जरूर ये एरर बनेगी हमारी। मान लीजिए इस वाले पोर्शन को हमने सेमीकोलन के बाद लिखा हुआ है, इसलिए खास फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं 3 के बाद ऐसे करके डैश डैश स्पेस ABC, अब ये आ रहे हैं। हाँ जी सर बताइए। सर क्या कहते हैं कमेंट्स का वैसे यूज क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विंडो है जिसपे आप कमांड्स को टाइप कर रहे हैं, तो मतलब ये तो आप किसी को दोगे थोड़ी कि समझाने के लिए कि कमेंट्स इसलिए। देखो कमेंट का पर्पस हमेशा से हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन को आसान करना हुआ है दो डेवलपर्स के बीच में, यूजर तक तो ये जाता ही नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2 दिन जो एसक्यूएल पढ़ाई है उसको मैंने कॉपी करके मैंने एक फाइल में भी दिया है आपके लिए। अब सोचो जब मैं आपको ये दूंगा तो आपको ये फायदा दे सकता है क्या लिखा है। अगर मैं इसको वहां पर नहीं लिखूंगा तो हो सकता है कि आप इस क्वेरी का मीनिंग ना समझ पाए कि मैंने क्या कराया था। आप भी टेक्निकल, मैं भी टेक्निकल, हम ये फाइल को शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा काम को आसान करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये जो मैंने कमांड लिखी है ये किस पर्पस के लिए मैंने लिखी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कमेंट हम वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट का अगर हम बात करें कहाँ यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर हैकिंग करने के लिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप डेटाबेस में हैकिंग करना चाहते हैं तो जितने भी हैकर होते हैं वो सब कमेंट का ही यूज करते हैं डेटाबेस में अपने अकॉर्डिंग काम को करने के लिए। तो मैं आपको जब पाइथन के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाऊंगा, हो सकता है आज ही मैं आपको शुरू कर दूं आज ही, तो मैं आपको ये हैकिंग भी सिखाऊंगा, काइंड ऑफ हैकिंग, एग्जैक्ट हैकिंग नहीं, कि कैसे हम लोग क्वेरी को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंट। ठीक है, तो दूसरा जो इसका मीनिंग है वो हमारा हैकिंग में होता है, बट अभी के लिए हम उस पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे। अभी हम अपनी क्वेरी का एक मीनिंग देना चाहते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा कमेंट होता है जो सी वाली स्टाइल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश एस्ट्रिक। अब जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखो, और कमेंट खत्म करना है तो एस्ट्रिक स्लैश। तो वो हिस्सा जो स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होगा और एस्ट्रिक स्लैश तक लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा बार हम इस कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, कहां से शुरू करना है और कहां तक करना है। इस वाले में हम ये तो बता सकते हैं शुरू यहां से करना है, खत्म कहां करना है वो एंड तक जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एंड तक हमारा जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट एंड रिकॉर्ड्स फैच करने का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अगर हमें कमेंट यूज करने हैं तो कैसे यूज करेंगे वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब बात करते हैं कि कल किसी ने पूछा भी था ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अगर मुझे ऐड करना हो तो कैसे हम ऑटो इंक्रीमेंट का कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट इन द सेंस कि आपके पास टेबल है, इस टेबल में मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय आईडी थी और इस एम्प्लॉय आईडी में मान लीजिए आप नेम है, सैलरी है, जो भी है। अब आप चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेट हो 1 2 3 4 या 100 101 102 103। जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं बताएंगे, सिर्फ ये 2 बातें बताएंगे, बाकी कॉलम के बारे में बताएंगे, लेकिन हम एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएंगे। एम्प्लॉय आईडी क्या कर दो, ऑटो जनरेट कर दो। कैसे?
प्रीवियस वैल्यू में +1 करके ऐड कर दो। तो ऐसा कॉलम जिसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर चाहते हैं, उस कॉलम में सबसे पहला तो रूल होना चाहिए कि वो न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए, है ना, यानी कि इंटीजर फ्लोट टाइप का कॉलम होना चाहिए। दूसरा रूल, जो हमारा कॉलम है उस कॉलम में या तो यूनिक की होनी चाहिए, या प्राइमरी की होनी चाहिए, या नॉट नल की होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक जरूर कांस्टेंट लगा होना चाहिए, यानी कि यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट या नॉट नल कांस्टेंट हमारा जरूर लगा होना चाहिए। तीसरा, एक टेबल पे एक ही कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट हमारे नहीं हो सकते। अगर आपने कोशिश करी तो एरर आते, तो मैक्सिमम किसी एक ही कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बना सकते हैं। ठीक है। चौथा, ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में जब वैल्यू नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट होती है तो हमेशा +1 करके ही हमारी इंसर्ट होगी। ठीक है, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि +2 हो जाए या +3 हो जाए। लेकिन ऑरेकल के अंदर कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंस का, माई एसक्यूएल में सीक्वेंस नहीं होती, तो हम ऑरेकल में सीक्वेंस बनाकर हम किसी भी कॉलम को सीक्वेंस से कनेक्ट कर देते थे। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि इंक्रीमेंट कितने का होगा, बट यहाँ पर सीक्वेंस नहीं होती, तो इसमें हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अब किसी भी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनाने के लिए या तो जिस समय टेबल बनाई जा रही है उसी समय आप क्या कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, टेबल सर पहले ही बन चुकी है हमारे पास, बने बनाई टेबल में जो कॉलम है हम उस कॉलम पे क्या लगाना चाहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं। तो कैसे लगाएंगे, जैसे यहां पर मेरे पास जो एम्प्लॉय टेबल है ये ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं चाहता हूं इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगाऊं। तो दो तरीके से आप लगाते हैं, या तो क्रिएट करते समय लगा सकते हैं, या आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अब उसके बाद से आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टेबल बनाता हूं तो कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, उसके बाद कॉलम जो भी आप देना चाहते हैं, और वो कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उस पर प्राइमरी की, यूनिक की या नॉट नल में से कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। लिख दिया प्राइमरी की, और हम इस पर क्या लगा देंगे, वो ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे, स्पेस ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट डॉट डॉट। तो जो भी कॉलम आप बना रहे हैं वो कॉलम अब क्या बन गया, हमारा ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनकर तैयार हो गया। तो एक काम करते हैं, डमी टेबल बना देते हैं और एग्जिस्टिंग टेबल पर भी लगाकर दिखा देते हैं। मान लो इसका नाम कर दिया मैंने E1, है ना, समझने के लिए। कॉलम का नाम कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आई नाम का कॉलम बना दिया, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, और एक दूसरा कॉलम बना दिया नेम नाम से N, और ये वैरचर 10 करेक्टर। टेबल तैयार हो गई बनकर मेरी। अब इस टेबल में अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम E1 वैल्यूज, मैं चाहता हूं सिर्फ नेम इंसर्ट करा जाए, और जो आई कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है, उसकी वैल्यू अपने आप हमारी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बताएंगे कि हम सिर्फ n कॉलम की वैल्यू स्टोर करना, इसकी वैल्यू देंगे, और ये मान लो दे दी मैंने यहाँ पर E। और जो i कॉलम है इसकी वैल्यू अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट से शुरू हो जाए। बट सर ऑटो इंक्रीमेंट में प्रीवियस वैल्यू पता होनी चाहिए, प्रीवियस वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पहली रोज आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके देखूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम E1, तो 1 से स्टार्ट होगा। अब अगर मैं दोबारा इंसर्ट करूंगा, अब ये 2 हो जाएगा। आप अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, सिर्फ नाम बताइए
आई कॉलम की वैल्यू अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे करके मान लो अगर मैंने इंसर्ट कर दी तो हमने कहा आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम ये नहीं कहता कि मैं ही इंक्रीमेंट करके रो इंसर्ट करूंगा, आप भी ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम की वैल्यू दे सकते। मान लो मैंने 50 कर दी आई कॉलम में 50 और ये ए। अब अगर मैं क्वेरी चलाऊंगा तो ये 50 आ गया। अब क्वेश्चन तैयार कि सब अगर मैं फिर से यहाँ पर सिर्फ नेम को इंसर्ट करूं और जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम आई है उसकी वैल्यू मैं ना बताऊं, तो अब अगली वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी या 51 आएगी? प्रीवियस रो में जो वैल्यू थी उसमें +1 करके, तो प्रीवियस रो में वैल्यू 50 पड़ी हुई है तो 51 आएगी यहाँ पर। ठीक है। अब सर अगर मैं जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है उसकी वैल्यू बदलना चाहूं तो किसी भी पॉइंट पर, अब मैं चाहता हूं कि ऑटो इंक्रीमेंट 51 के बाद 52 ना हो, मैं अपना एक नंबर दे देता हूं, उस नंबर के आगे अब इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आप अल्टर कमांड से ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अल्टर टेबल और सेट ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू, एक नई वैल्यू दे दो, मान लो आपने दे दी यहाँ पर 70। अल्टर टेबल, टेबल का नेम ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इक्वल टू, लिखा तो सही है। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम था हमारा यहाँ पर E1 साइड है ना, उसके बाद सेट नहीं है ये। अब हमारा जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा E1 में वो 70 से आगे 71 72 ऐसे होगा। देखो तो यहाँ पर अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, ओके, तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट जो आपने सेट करा है अगली बार रिकॉर्ड में 70 आ रहा है, उसके बाद फिर 71 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है जो आप ये बोलेंगे कि सर ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम शुरू 1 से हो रहा है, मैं चाहूंगा ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम शुरू 100 से हो, तो कैसे होगा? तो टेबल के बनते ही, जैसे टेबल बनकर तैयार हो वैसे ही आप क्या करिएगा, आप ये अल्टर कमांड चला देना। तो जैसे ही आप अल्टर कमांड चला देंगे टेबल के बनते ही, तो अब पहला रिकॉर्ड जो इंसर्ट होगा वो उस वैल्यू के साथ इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर एक एक करके आगे इंक्रीमेंट होता चला। ठीक है, चलो ये तो कहानी हो गई कि नई टेबल बनाई, उस नई टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बना दिया और हमने उसको कंट्रोल कर लिया। अब टेबल मेरी पहले से बनी हुई है, इसमें अगर मुझे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो उसका एक ही तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी कॉलम को चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करना है, हटाना है, तो उसी तरह से हमारा ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम के साथ भी होगा। आप एम्प्लॉय आईडी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनाना चाहते हैं तो पहले आप एम्प्लॉय आईडी कॉलम को चेंज कर दीजिए और उसकी जगह एक नया कॉलम ऐड कर दीजिए। अब जब नया कॉलम ऐड करेंगे तो आप उसका प्राइमरी की भी बताएंगे, आप उसका डेटा टाइप भी बताएंगे, आप उसका नाम भी बताएंगे। तो जैसे आप किसी कॉलम को रिप्लेस करेंगे उसी तरह से ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम भी हमारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स थोड़ा आपको ध्यान रखने होंगे, और ये डेटाबेस टू डेटाबेस काफी वेरी करने लगे हैं अब, है ना।
बेसिक बेसिक तो चलो सब एक जैसे थे, लेकिन जितने हम ये आज पढ़ रहे हैं, कल थोड़ा पढ़ा था, ये चीजें डेटाबेस टू डेटाबेस आपको पहले देखनी पड़ेंगी कि ऑरेकल में यही है, सिक्वल सर्वर में क्या चल रहा है, या किसी तीसरे में क्या चल रहा है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम है ईएमपी चेंज। किसी भी कॉलम को बदलने के लिए माई एसक्यूएल में चेंज कीवर्ड होगा, ऑरेकल में शायद मॉडिफाई चलता है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा एक बार कि सर मॉडिफाई चलेगा या चेंज चलेगा। अभिषेक क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं आपका, क्या पूछना चाहते हो आप पूछो, बताओ क्या पूछना है। सर हाँ बोले। सर जैसे हमने पहले सेट किया था वैल्यू 1 टू आईडी इंक्रीमेंट हो रही थी 1 बाई 1, तो 1 2 3 एंड लाइक हमने आईडी इंटर की 50 और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट किया तो 51 हो गया। देन सर, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग अल्टर कमांड का यूज करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो सर वैल्यू तो हम अल्टर कमांड में भी बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से दे रहे हैं 50, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? नहीं तो वो तो एक बार के लिए कर रहे हैं ना आप। अब अगली बार जब रिकॉर्ड्स आएंगे तो 50 के आगे 51 52 53 आते तो ऐसे होते जाएंगे। ये सर, देन सर जब हमने अल्टर कमांड का यूज किया तो अल्टर कमांड के आगे भी जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। अल्टर कमांड के आगे अल्टर कमांड जैसे हमने दिया है ऊपर, हाँ तो उसके बाद में अगर हम इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं तो वो तो सर जैसे हमने अल्टर कमांड के बाद हमने अगर दे दिया 70 जैसे हमने दिया अभी है, हाँ हाँ तो सर 70 के बाद में 71 72 तो लाइक इस तरीके से होना चाहिए। तो सर डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? मतलब काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना सर। नहीं, काम दोनों सेम नहीं कर रहे हैं। फर्क इस बात का पड़ रहा है कि आप जब तक अल्टर नहीं चला रहे थे तब तक हमारा टेबल में जो रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड पुराने वाले जो रो है उसमें +1 करके हमारे आगे बढ़ रहे थे। अब आपको लगता है कि अभी तक ये जो तरीका यूज हो रहा था वो सही है, लेकिन अब आगे से अब हम 4 डिजिट की एम्प्लॉय आईडी लेके चलेंगे, फिर कैसे करोगे? यस सर, यस सर। है ना। तो अब हम क्या करना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियली जो हमारे नंबर होते थे लैंडलाइन नंबर 4 डिजिट के बने थे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, क्योंकि इतने सारे टेलीफोन नंबर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन लोगों ने टेलीफोन लगवाने शुरू कर दिए थे। तो क्या करा उन लोगों ने, 4 की जगह 5 डिजिट का कर दिया, फिर 6 डिजिट का कर दिया। अब जैसे आज मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ये माना जाता है कि सब कुछ अगर हम फैक्टोरियल निकाल लें तो हम सारी आबादी को एक यूनिक नंबर दे सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं इतनी पॉपुलेशन हो जाए कि 10 डिजिट के नंबर को शफल कर करके अगर हम नए नंबर बनाएंगे तब भी वो नहीं बन पाएंगे। अब मोबाइल कंपनी क्या करेंगी, फिर इसको बढ़ाकर 15 डिजिट कर देंगे, यही तो होगा और क्या होगा हमारा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट पर कि अब आगे की एम्प्लॉय आईडी अब यहां से शुरू होनी चाहिए, तो आप वो नंबर सेट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, एग्जिस्टिंग टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम को मैं ऑटो इंक्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कीवर्ड का नाम चेंज आता है या मॉडिफाई आता है, क्योंकि हर डेटाबेस में अलग अलग, इवन माई एसक्यूएल के वर्जन में भी वेरी कर सकता है। तो पहले एक बार मैं चेंज से अटेम्प्ट करता हूँ ना, फिर देखेंगे। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम चेंज, किसे चेंज करना है, एम्प्लॉय आईडी को चेंज करना। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या रखना है, नया नाम दे दो कॉलम का, कोई नया नाम, पुराना वाला भी हो सकता है। तो मैंने वही नाम रख दिया, एम्प्लॉय आईडी, कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी रख दिया, एम्प्लॉय आईडी। लेकिन आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय आईडी कॉलम के नाम को चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ नया नाम दे सकते हैं, बट मैं नया नाम नहीं दे रहा हूँ, वही पुराना दे दिया। उसके बाद बताओ डेटा टाइप, डेटा टाइप मैंने इंटीजर दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसे प्राइमरी की, यूनिक की या नॉट नल की बना दो, प्राइमरी। ठीक है, तो अब इस पर हमारा क्या आ गया, इस पर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट
हमारा अब लग जाना चाहिए। देखते हैं। एरर, स्पेलिंग चेंज की मैंने गलत लिखी है, CHANGE। चलो अभी एक मौका है, देखते हैं। और कह रहा है मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, एम्प्लॉय आईडी पर ऑलरेडी प्राइमरी की लगी हुई है। यहां से इसको हटा दो फिर। ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनकर तैयार हो गया। तो जब आप नया नाम ना देकर वही पुराना नाम दे रहे हैं, तो उसके जो पुराने कॉन्स्ट्रेंट है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा था कि प्राइमरी की ऑलरेडी लगी हुई है। अगर मैं यहाँ नया नाम दे देता तो आपके पुराने कॉन्स्टेंट सारे खत्म हो जाते और आपको कॉन्स्टेंट भी देने पड़ते हैं प्राइमरी की। फिलहाल अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास अब सेलेक्ट कमांड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP, और इसमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे और सैलरी कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यूज, एम्प्लॉय का नेम मान लो ABC दे दिया, सैलरी मान लो मैंने कर दी 67890। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी तो मैंने बताई नहीं थी, तो एम्प्लॉय आईडी देखते हैं क्या इंसर्ट हुई है। क्या हो गई हमारी 302 के बाद 303 हमारी यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस काम को आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। क्या एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की आप लगा सकते हैं? क्या एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की आप लगा सकते हैं? जरूरत बताओ, क्या जरूरत है, ऐसी क्या नीड आ रही है? तो नीड को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन है कि कोई कॉलेज है, कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कौन सा स्टूडेंट किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मुझे डेटाबेस मेंटेन करना। तो एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम को मैं कंसीडर कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, वो किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, डांस करेगा, मिमिक्री करेगा या कुछ और एक्टिविटी करेगा, जो भी है। तो रोल नंबर, एक्टिविटी और उसका नाम क्या है। अब एक स्टूडेंट एक से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, उसका नाम है मान लो सोनू। मान लो वो डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब यही स्टूडेंट जिसका नाम सोनू है, रोल नंबर 101 होगा क्योंकि स्टूडेंट वही है, ये मिमिक्री में भी पार्टिसिपेट करता है। मिमिक्री में पार्टिसिपेट करता है। अब कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 102 है, वो भी मिमिक्री में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका नाम मोनू है। एक स्टूडेंट है 103, डांस में पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका नाम चिंटू है। लेकिन अगर गलती से ये एंट्री मुझसे हो जाए कि 101 डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जो 101 रोल नंबर है ये डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां नाम मैंने कर दिया पिंटू। तो इस वाले रिकॉर्ड को ध्यान से देखो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 101 रोल नंबर वाले का नाम सोनू है, वो सोनू तो रहेगा, वो पिंटू कैसे हो गया? या तो आपने यहां गलत एंट्री कर दिया या आपने यहां गलत एंट्री कर दिया। और अगर एक स्टूडेंट
जो एक एक्टिविटी में अपना नाम लिखवा चुका है, अब वो स्टूडेंट दोबारा से उसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसी दूसरी में कर सकता है, जैसे ये यहाँ भी कर रहा है, ये यहाँ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से एक नई रिकॉर्ड आ जाए, नई एंट्री आ जाए जिसमें वही रोल नंबर है और वही हमारी एक्टिविटी का नेम है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या मानना है, ये आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड मानना है। भले ही स्टूडेंट का नाम आपने पिंटू लिख दिया है, हम इसको देख ही नहीं रहे, हम तो ये देख रहे हैं रोल नंबर 101 और डांस, ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या करोगे, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाने की मत सोचना, क्योंकि रोल नंबर इस कॉलम में एक से ज्यादा बार आ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट वही रोल नंबर उसका है लेकिन एक्टिविटी तो दूसरी कर सकता है वो, यानी कि रोल नंबर इस टेबल में बार बार रिपीट हो सकता है। अब इसको प्राइमरी कीमत बना देना, क्यों, क्योंकि अगर रोल नंबर 101 वाला डांस कर रहा है तो रोल नंबर 103 वाला तो डांस कर सकता है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। बिल्कुल, नाम सोनू दो हो सकते हैं, दो मोनू हो सकते हैं, तो इसको तो प्राइमरी की बनानी नहीं है हमारे लिए। अब ये बताओ मैं डुप्लीकेट एंट्री कैसे रोकूं ऑन द बेसिस ऑफ कि रोल नंबर और एक्टिविटी, अगर वही रोल नंबर वाला स्टूडेंट एक बार वो एक्टिविटी में नाम लिखवा चुका है तो वही रोल नंबर का सेम एक्टिविटी में नाम नहीं लिखवा सकता। कैसे रोकूं, इसको प्राइमरी की बना नहीं सकता, इसको बना नहीं सकता, दोनों को मिलाकर अब मुझे बनानी है। मैं रोल नंबर रिपीट हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिविटी रिपीट हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ही रो में ये दोनों चीजें रिपीट हो रही हैं तो मुझे यूनिकनेस चाहिए। तो इस बार मैं यूनिकनेस किसी एक कॉलम पे ना लाकर एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं रो में यूनिकनेस लाना चाहता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम पे प्राइमरी की लगाएंगे, और जब आप एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की लगाते हैं तो इसी को एक नाम से जाना जाता है, कंपोजिट की। कंपोजिट, या कुछ लोग इसे कंपाउंड भी कहते हैं। अभिषेक वर्मा, रो पे प्राइमरी की नहीं लगती, कॉलम पे प्राइमरी की लगती है ना, या इसे बोलेंगे कंपाउंड। आप सोच सही रहे, साइंस आपका सही है, लेकिन सही शब्द आपको बोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो कॉलम पे क्या लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे। जब दो कॉलम पर आप प्राइमरी की लगाते हैं तो उसको हम कंपोजिट की या कंपाउंड की के नाम से जानेंगे। कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं। तो ये मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, है ना, ऐसी टेबल एम्प्लॉय से तो नहीं होगा काम, दूसरी बनानी पड़ेगी। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं। दोनों को साथ में लगाएंगे, जैसे जी आप कह रहे हो कि लाइक कंपोजिट की है ये, तो हाँ हम हाँ, दोनों को ये तो लग नहीं सकती इसमें, रोल नंबर में एक्टिविटी में भी नहीं लग सकती क्योंकि रिपीट हो सकता है, तो हम दोनों को साथ में लगाएंगे मतलब। हाँ हाँ एग्जैक्टली यही मैं सीखना है कि हम दोनों कॉलम को कलेक्टिवली एज ए प्राइमरी की तरह यूज करेंगे। जब एक से ज्यादा कॉलम कलेक्टिवली अच्छा, तो मतलब प्राइमरी की दो तरह को, यूज होते हैं, दैट इज अच्छा नोन एज कंपोजिट की। अच्छा, क्योंकि इसमें सिंगल में नहीं लग सकती, इसमें दोनों को साथ में कैसे, मतलब वो मुझे तो समझ सीखेंगे नहीं ना, आया। सिंटैक्स सीखेंगे ना, अभी तो पढ़ना ही है हमारे लिए। ओके ओके। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मान लो इवेंट नाम का टेबल बना दिया, क्रिएट टेबल इवेंट, उसमें 3 कॉलम बनाने, रोल नंबर इंटीजर टाइप का बना दिया, और एक्टिविटी वैरकर टाइप का बना दिया, और नेम बना दिया वैरकर टाइप का। वैरकर टाइप के कॉलम में साइज देना मस्ट है, अदरवाइज एरर आती है। अब यहाँ पर क्या करना है, एंटर नहीं करना है। क्या करोगे, जब तीनों कॉलम लिख दोगे तो लास्ट में आप यहाँ लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, और प्राइमरी की में इस बार यहाँ पर क्या करोगे आप, ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम कॉमा लगाकर लिखेंगे, रोल नंबर कॉमा, दूसरा कॉलम है हमारा यहाँ पर
तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो पूछ लो यार, क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोई टेबल हम बनाते हैं तो उसमें सर क्या, जैसे कि एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में सर हम इंटीजर भी वैल्यू हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्या सर हम किसी पे दोनों लगा सकते हैं? जैसे कि हमने एड्रेस कोई बनाया किसी टेबल पर, तो उसमें तो दोनों चीज आ सकती है ना, हाँ तो करेक्ट। देखो, जब आप varchar लिखते हैं तो ध्यान से समझो और ध्यान से पढ़ो, इसमें कैर शब्द आता है। कैर शब्द का मतलब करेक्टर होता है। करेक्टर का मतलब लेटर, डिजिट, सिंबल, ये सब हमारा क्या कहलाता है? करेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपका एड्रेस कोई कॉलम है जिसमें आप A43 A-43 ऐसे कुछ स्टोर करेंगे, सेक्टर 16 ब्रैकेट यूपी ब्रैकेट डॉट डॉट, तो ये सारी वैल्यू हमारा जिस कॉलम में जाएगी उस कॉलम का डेटा टाइप varchar हो सकता है। और varchar ही रखिए, क्योंकि varchar ही या कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप जो MySQL में होते हैं, तो MySQL में 8 से 10 डेटा टाइप हैं जो हमारा इस तरह के स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करे जा सकते हैं, उनमें से varchar भी है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो मैंने क्वेरी लिखी है इसमें टेबल बन रही है इवेंट नाम की, और इसमें रोल नंबर कॉलम है, एक्टिविटी कॉलम है और नेम कॉलम है। और मैं प्राइमरी की किस पे लगा रहा हूँ? 2 कॉलम पे, रोल नंबर पे लगा रहा हूँ और एक्टिविटी पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों कलेक्टिवली प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड की या कंपोजिट की हमारा बन गई। तो सिंटैक्स में कीवर्ड के नाम में प्राइमरी की लिखना है, कोई कंपोजिट नाम से कीवर्ड नहीं है, है ना? टेबल बनकर मेरी तैयार हो गई। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है इवेंट और वैल्यूज। एक बार पहले मैं बना लेता हूं, फिर आपके क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन ही ना बचे, पूरा कर लेते हैं पहले। तो इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम वैल्यूज, फिर रोल नंबर 101, एक्टिविटी हमने कहा डांस में पार्टिसिपेट करना है, क्या नाम है स्टूडेंट का? हमने कहा सोनू नाम है। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, सेम रोल नंबर है और ये दूसरी एक्टिविटी में जा रहा है, मिमिक्री में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो जब आप किसी भी टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको वहां नजर आ जाएगा कि प्राइमरी की एक कॉलम पे लगी है तो प्राइमरी की है, और अगर प्राइमरी की 2 कॉलम पे लगी है मतलब ये दोनों कॉलम मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंपोजिट की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब कमांड से पता चल जाएगा कि आपका क्या टेबल में कोई कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट है या नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर आप डिस्क्राइब कमांड चलाते हैं और एक से ज्यादा कॉलम के आगे प्राइमरी लिखकर आ रहा है, मतलब है वो सारे कॉलम कलेक्टिवली कंपोजिट की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिविजुअली रोल नंबर डुप्लीकेट है, इंडिविजुअली एक्टिविटी में भी डुप्लीकेसी अलाउड है, बट कलेक्टिवली दोनों मिलकर हमारा यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करें, अभी और करने देते हैं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। 102 मिमिक्री और ये मोनो। ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोल नंबर पे लिखा है प्राइमरी की, और प्राइमरी की वो होती है जिसमें डुप्लीकेट नहीं होता। एक्टिविटी प्राइमरी की वो होती है जिसमें डुप्लीकेट नहीं होता। जब आप डेटा चलाकर देखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इवेंट, तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया, रोल नंबर में 2 101 है, एक्टिविटी में 2 मिमिक्री है। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की लग जाती है
तो वो इंडिविजुअली डुप्लीकेसी को मेंटेन नहीं करते, कलेक्टिवली अब ये दोनों हमारा डुप्लीकेसी को मैनेज करेंगे। कैसे? अगर कोई रो में सेम रोल नंबर और सेम एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी तब वो डुप्लीकेट मानी जाएगी। देखो अब मैं इंसर्ट कर रहा हूं और मैंने क्या करा 101 और यहां पर भी कर दिया डांस। अब ये पकड़ जाएगा, बोलेगा सेम रिकॉर्ड जिसमें रोल नंबर 101 है और एक्टिविटी की वैल्यू डांस है, ऑलरेडी आ चुका है। क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट एंट्री। किसके बेस पर डुप्लीकेट एंट्री है हमारा? ये इस वाले के बेस पर, ठीक है, 101 और डांस, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारी आ चुकी है। ठीक, तो इस तरह से हमारा कंपोजिट की या कंपाउंड की का कॉन्सेप्ट होता है। तो कंपोजिट की या कंपाउंड की बोलने के लिए है, समझने के लिए है, लिखने के लिए प्राइमरी की ही है जो एक से ज्यादा कॉलम पर आप लगा देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो कॉलम्स जिन पर प्राइमरी की लगाई गई है इंडिविजुअली यूनिकनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कलेक्टिवली यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट फिर हमारा अब होता है। ठीक, हाँ जी राहुल बताओ क्या पूछ। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि जैसे हम आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है और वैसे ही अगर हमें वो इम्प्लॉय की आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड जनरेट करानी है, जैसे कि EMP 101, EMP 102, EMP 103, तो ये चीज कैसे होगा सर? आईडी कहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट होती है? हमने तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं किसी टेबल में। ये बात कहाँ लिखी है कि आईडी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट होता है अपने आप? अगर नहीं मैं नहीं, किसी जैसे कॉलम का नाम आईडी कर दूंगा तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया आईडी नाम होने से? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन वैलिड है कि अगर मान लीजिए मेरा जो कॉलम है वो कॉलम न्यूमेरिक नहीं है, वैरचर कॉलम है, तो वैरचर कॉलम पे जैसे आपने कहा मेरी एम्प्लॉय आईडी E101 E102 ऐसे करके है। अब अगर मुझे उसे इंक्रीमेंट करना है तो फिर कैसे करोगे? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम का कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिक पे चलता है हमारा, स्ट्रिंग पे तो चलेगा नहीं हमारा ना। तो उसके लिए फिर क्या करोगे? उसके लिए एक ही तरीका है कि आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर आप अपना कोड लिखकर लाएंगे और वहां से सीधा रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेटाबेस की टेबल में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, लेकिन हम क्या कर पाएंगे, हम प्रोग्राम के थ्रू जो डेटाबेस की हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कुछ डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन सीक्वेंस में न्यूमेरिक ही होती है ऑरेकल वगैरह में अगर हम देखें तो। फिर भी कुछ डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होता है PL/SQL का, है ना। तो उस PL/SQL के थ्रू शायद हम एक प्रोसीजर बना पाए और उस प्रोसीजर के थ्रू हम एम्प्लॉय आईडी को जनरेट कर पाए। तो प्रोसीजर हमें एक लिखना पड़ सकता है डेटाबेस के अंदर और उस प्रोसीजर के अंदर शायद हम इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही करना पसंद करेंगे। और किसने पूछा था भाई? हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर जैसे अभी आप कह रहे हो कि तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे करेंगे, मतलब मैं समझी नहीं। पढ़ाएंगे ना अभी, अभी हमारा रह गया ये वाला क्वेश्चन, पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे। क्योंकि ठीक है ठीक। अल्टीमेटली आप ध्यान से सोचो कि आप इमेजिन करिए ATM में जा रहे हैं और ATM से आपने क्या करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है या बैलेंस, बहुत छोटा सा समझिए, बैलेंस चेक करना। तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि बैंक वाले ने आपका डेटा, आपके अकाउंट का डेटा एक डेटाबेस में रखा हुआ है। ठीक है, आपने ATM में गए, कार्ड इंसर्ट करा और वहां से बैलेंस चेक करके आ गए। टेक्निकली सोचिए, अगर बैंक वाले ने आपकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में रखा हुआ है तो वहां से इंफॉर्मेशन लाने के लिए सेलेक्ट कमांड लिखनी पड़ेगी। आप में से कितने लोगों ने ATM में बैलेंस चेक करने के लिए सेलेक्ट कमांड लिखी? किसी ने भी नहीं लिखी, है ना। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आप जब ATM मशीन का यूज करते हैं तो वास्तव में आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं और जो ऑप्शन आता है चेक बैलेंस का, उस बटन के पीछे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका पर्पस है
कि जो आप GUI के थ्रू एक नॉन टेक्निकल यूजर, एक एंड यूजर जो ऑपरेट करता है चीजों के लिए, उसको क्वेरी ना लिखनी पड़े और GUI के बटन जो होते हैं या जो भी ऑप्शन है उनके पीछे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी जाएगी। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होगी। और कोई किसी का क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी शुभम बताइए। सर पहले जो ऑटो इंक्रीमेंट आप पढ़ा रहे थे उसमें आपने जो पहले वाले डेटाबेस में वैल्यू को डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था। आप स्क्रॉल ऊपर कर सकते हैं थोड़ा? हाँ, इससे ऊपर और ऊपर, ऑटो इंक्रीमेंट जहां से स्टार्ट हुआ था, बस यही बस यही। आई और एन जो हमने इसमें एट्रीब्यूट्स लिए थे ना, इसमें 1 2 3 से हमने स्टार्ट किया था। अब मुझे इसी को वापस से दोबारा से मतलब रीस्टार्ट करना है फ्रॉम 5 ठीक और है, एनी नंबर। कर दो। तो वो कैसे होगा सर? सेम ये कमांड है ना अल्टर वाली। हाँ, अल्टर वाली कमांड जो चलेगी वो तो अपेंड होके चलेगी ना, जो नेक्स्ट वाला हम एंट्री करेंगे उसके लिए चलेगी वो तो। चलो आप उसी आई टेबल पे आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहते हैं। उस आई टेबल में हाँ। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 2 3, उसमें लिखा था ना 1 2 3 अब स्टार्ट 15 का मतलब हो 31। गया कि अब जो आगे रिकॉर्ड आएंगे उनके लिए आप बात कर रहे हैं, जो आ चुके हैं उनमें चेंज नहीं होगा, है ना? उनमें चेंज नहीं होगा? ना जो आ चुके हैं उनमें चेंज नहीं होगा हमारा। उसके लिए तो फिर अच्छा, आपको अपडेट कमांड चलानी पड़ेगी ना। वो तो फिर जब वैल्यू सेम है एन वाली तो फिर तो सारी चेंज हो जाएंगे। हाँ, और एग्जैक्टली एक बार रिकॉर्ड अगर टेबल में आ गया तो अब उसके बाद उसे बदलने का तरीका तो रिकॉर्ड में जो वैल्यू है उसको बदलने का तो इकलौता तरीका अपडेट ही है, और कोई तरीका नहीं है वहां पर। जब ओके। आपका रिकॉर्ड नहीं आया है, आने वाला है, तो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम पे आप कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और कल मैंने सर पूछा था आपसे इंडेक्सिंग के बारे में, तो आएगा, इसमें इंडेक्सिंग। नंबर आएगा, हाँ, उसका भी आएगा। तो अभी के लिए एक छोटा सा आंसर मैं आपको दे देता हूँ, है ना? या कि जो प्राइमरी की जब हमारी टेबल में आती है तो प्राइमरी हम्म, की कॉलम ऑटोमेटिकली इंडेक्स में डाल दिया जाता है ना? तो इंडेक्स का पर्पस होता है हमारे एफिशिएंसी को बढ़ा देना। कैसे एफिशिएंसी बढ़ा देना, इसको करेंगे डिस्कस। पहले जो चीजें रह गई हैं इनको निपटा लेते हैं एक बार। ओके, फाइन हम फाइन क्या फाइन। पूछ रहे हो भैया? सर हमारे पास काफी सारी टेबल होती हैं डेटाबेस में, तो कम से कम सारे टेबल के नाम ले सकते हैं एक साथ। मैं समझ नहीं पाया मन क्या पूछा। आप ये कहना चाह रहे हो, जहां जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि मेरे डेटाबेस में बहुत सारी टेबल है ना, कई सौ टेबल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उन सारी टेबल के नाम देखने हैं। तो शो टेबल्स, तो मेरे अभी डेटाबेस जो 532 है, इसमें 1 2 3 4 5 टेबल। ओके सर। शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, शो इंडेक्स, शो व्यूज। तो इस तरह से आप शो के आगे जो लगा देंगे वो उसको शो कर देंगे। हाँ जी बताइए। जैसे हमारे पास बहुत सारी टेबल्स गिवन है, हमें कोई पर्टिकुलर चाहिए, जैसे हमारे पास लाइक बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे रोज है, तो हमें उसमें से कोई स्पेसिफिक वो वाला चाहिए कि ये वाला हमें इसका ये चाहिए, मतलब कि तो हम वो कैसे करेंगे? देखो, जो भी आपको डेटाबेस की टेबल से चाहिए होता है उसके लिए सेलेक्ट नाम की कमांड होती है ना? अब सेलेक्ट कमांड ये तो नहीं कहती ना कि आपके डेटाबेस में जितनी टेबल हैं सारी टेबल का सारा डेटा मैं लेकर आ जाऊंगी। सेलेक्ट आपसे पूछ रही है ना कि भाई क्या क्या लेकर आए, तो आप बताओगे सेलेक्ट को कि ये वाला कॉलम लेकर आओ या सारे कॉलम लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ? फ्रॉम टेबल का नाम आपको बताना होगा ना। तो जिस टेबल का नाम आप बताओगे उस टेबल का आपके सारे कॉलम्स या स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं रोज भी सारी ना आए तो वेयर लगा दीजिए, और वेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल में से कितनी रोज आनी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो हम करते ही हैं, इसमें तो कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि अगर हमारा डेटाबेस ऐसा करता, सेलेक्ट कमांड अगर ऐसा करे कि आप चलाओ और वो जितनी टेबल है हर टेबल का डेटा दे दे, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई सारा डेटा क्यों दे दिया। हम तो बताते ही हैं उसे।
ऐसा ही कुछ पूछना चाह रहे हैं या कोई और क्वेश्चन है जो मैं समझ पा रहा हूँ? चलिए, क्या आप पूछ रहे हो? आप आज क्या हो गया सब लोगों को? टेबल को डिलीट कैसे करेंगे? कल पढ़ाया था भाई, 3 चीजें पढ़ाई थी, फिर पढ़ लो। एक है हमारे पास डिलीट कमांड, एक होती है हमारे पास ट्रंकेट कमांड, एक होती है हमारे पास ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो डिलीट कमांड हमारे रिकॉर्ड या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ट्रंकेट कमांड टेबल को एम्प्टी करने के लिए यूज होती है। ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। हाँ राहुल, बताओ क्या पूछा? सर ये इसमें माई सिक्वल में भी तो सर ये कोडिंग टाइप से हम लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट, वेयर, व्हेन, ये सब कंडीशंस जो आते हैं, हाँ हाँ, तो ये सब सर कैसे होते हैं मतलब? मतलब समझा नहीं ये सब। सर जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ, व्हेन, दिस, ये कीवर्ड्स यूज करते हैं ना सर, वैसे ही इसमें भी माई सिक्वल में भी जब क्वेरी लिखते हैं, जब बड़े बड़े क्वेरीज होते हैं तो उसमें यूज करते हैं। हाँ हाँ, तो ये मतलब कैसे करते हैं सर? अब तक जो हम क्वेरी लिख रहे हैं उसमें हमने यूज नहीं करा वेयर। कल हमने वेयर यूज करा था। नेस्टेड क्वेरी कल हमने यूज करी थी। अभी अब ज्वाइन पढ़ाएंगे तो क्वेरी का साइज और बढ़ जाएगा जब ज्वाइन लिखेंगे तो। सबसे ज्यादा बड़ी क्वेरी का साइज तभी होता है जब ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ज्वाइन एक बार पढ़ लेंगे तो वो बड़ी बड़ी क्वेरी दिखनी शुरू हो जाएंगे हमारे। सर वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, ठीक मैं है, कह रहा हूँ कि सर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह माई सिक्वल के क्वेरीज को भी लिखते हैं। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेरी कैसे लिखेंगे, डेटा से जाएगी? नहीं नहीं सर, क्वेरी को भी, क्वेरी को जब हम एडवांस लेवल पे क्वेरी लिखते हैं तो उसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरीके की सिंटैक्स होती है, सेम माई सिक्वल का भी सिंटैक्स होता है। उसको जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है सिंटैक्स, उस वैसे ही सिंटैक्स हम माई सिक्वल की क्वेरीज में भी लिखते हैं, एडवांस लेवल की क्वेरीज वगैरह में। ये कह रहा हूँ मैं। मतलब आप ट्राई एक्सेप्ट लगाकर, इफ एल्स लगाकर, इस तरह से? ये सर। हाँ, तो वो होता है ना, प्रोसीजर होते हैं। अच्छा। आप प्रोसीजर बना सकते हैं। प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है जिसमें आप प्रॉपर अपना स्क्रिप्ट बना सकते हैं, प्रॉपर कोड बना। कोई बिजनेस लॉजिक अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से इस डेटाबेस एंड पर बिजनेस लॉजिक को लिख सकते हैं। ठीक, ओके सर। चलो एक बार एक काम करते हैं, सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं है ना, उसके बाद जो जो चीजें रह जाएंगी उसको फिर कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और कहाँ मैं था, मैं भी भटक गया। हाँ, कंपोजिट की मैं आपको बता रहा था कि हमारी कंपोजिट की क्या है, कैसे काम करती है। अब कंपोजिट की के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, वो पढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए मेरे पास डेट और टाइम से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। तो अगर डेट और टाइम से रिलेटेड मुझे कुछ चीजें डेटाबेस में इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो कस्टमर डेट और टाइम तो नहीं देता है, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम डेट टाइम फैच करके स्कोर कर लेता है। और ट्रांजेक्शन जब फैच करते हैं तो उसमें सारा डेट टाइम दिखाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन हमारा डेट टाइम पर काम कर सकती है, जिसमें हम यूजर ने जो एक्टिविटी करी वो किस टाइम पर करी, वो एक्टिविटी हमारी मॉनिटर की जा सके। ठीक है, तो अगर मुझे डेट और टाइम पर काम करना हो तो हर डेटाबेस के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं हमारे डेट और टाइम के रिलेटेड। तो माई एसक्यूएल की बात करें तो माई एसक्यूएल में भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं जो हमारा डेट और टाइम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो उनमें से 3 मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 हमारे जो होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? एक हमारा डेट नाम का टाइप होता है, एक हमारा टाइम नाम का टाइप होता है, और एक हमारा डेट टाइम नाम का टाइप होता है। तो 3 डेटा टाइप्स हैं जो हम डेट टाइम को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा यूज केस बनाते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है और इस टेबल में 3 ही कॉलम मैं रखना चाहता हूँ। पहला कॉलम जो मेरा
डेट को स्टोर करेगा, मान लो इसका नाम कर दिया माई डेट। दूसरा टाइम को स्टोर करेगा, और तीसरा दोनों चीजें स्टोर करेगा, डेट भी और टाइम भी, है ना। तो अब इनके डेटा टाइप क्या होंगे ये हम समझ लेते हैं। तो टेबल बनाई मैंने, ये क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए ट्रांजैक्शन TXN नाम से बना दी टेबल। और मैं इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम बना रहा हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए। क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन, कॉलम का नाम कर दिया मैंने माई डेट। ये कॉलम का नाम है, आप जो चाहे वो नाम कर दो, कॉलम का ABCD नाम रख दो, कुछ भी रख दो। इंपॉर्टेंट है इसका डेटा टाइप क्या रखें। तो अगर आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि इस कॉलम में सिस्टम की डेट स्टोर होगी, तो आप इस कॉलम का डेटा टाइप डेट रखेंगे, ठीक है। हर डेटाबेस में ये अलग अलग हो सकता है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा कॉलम जिसका नाम मैंने दिया माई टाइम, और इसमें हम सिस्टम का टाइम स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप इसमें रखेंगे टाइम नाम का डेटा टाइप आएगा। और यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें दोनों चीजें कंबाइन करके स्टोर की जा सकें, तो मैंने एक कॉलम बनाया जिसका नाम कर दिया माई डेट टाइम। और इस कॉलम का डेटा टाइप डेट टाइम डेटा टाइप करेंगे। एक टेबल बनकर तैयार हो गई, उस टेबल में 3 कॉलम बनकर तैयार हो गए। अब सर इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कैसे रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करेंगे? क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम TXN वैल्यूज। अब डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे? तो डेट को 2 तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, एज स्ट्रिंग और दूसरा एज इंटीजर। तो मैं आपको पहले एज स्ट्रिंग इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो एज ए स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? फॉर्मेट आपको YYMMDD वाला रखना है। तो बाय डिफॉल्ट जो MySQL में फॉर्मेट है डेट कॉलम का, वो YYMMDD हमारा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 2020। अब सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो डैश ही हमारी बताई गई है, लेकिन अगर आप स्लैश लगाना चाहें तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब टेबल में डेट स्टोर होगी तो वो डैश के साथ ही हमारा स्टोर होगी, इस तरह से YYMM यानी कि मंथ, मान लीजिए मैंने दे दिया जून, और उसके बाद आपका जो डे है वो आप, ये डेट हो गई। टाइम को भी आप स्ट्रिंग में दिखा सकते हैं, इंटीजर में दिखा सकते हैं। मान लीजिए अभी स्ट्रिंग में दिखा रहे हैं, तो स्ट्रिंग में जब टाइम दिखाएंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पर आवर्स, HH यानी कि आवर्स जो भी हैं आपके, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक है। फिर कॉलन मिनट्स, मान लीजिए 30 मिनट्स कर दिया। सेकंड्स आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें नहीं दें, आपके ऊपर। तो नहीं भी दिया तब भी चल जाएगा, दे दिया तब भी चल जाएगा। उसके बाद डेट टाइम, इन दोनों को एक साथ एज ए स्ट्रिंग लिखा जा सकता है। मान लीजिए मैंने दे दिया इस बार 1990 फरवरी 10। अब जब डेट के साथ टाइम कंबाइन होती है तो स्पेस के साथ कंबाइन करना है। उसके बाद जो टाइम देना है वो टाइम दे दो, 11, 12, 13, कुछ भी लिख दिया। तो अब जब मैं इंटर करूंगा तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इस बार इसको चलता हुआ देखते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम TXN, ये आपके रिकॉर्ड आ गया। अब फटाफट से थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया, ऐसे मान लो ये 5 कर, लेकिन जब आया तो वो डैश बन के ही आया, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ईयर है वो 4 डिजिट का ना लिखकर 2 डिजिट में लिख दें, 4 डिजिट का ना लिखकर 2 डिजिट में लिख दें, तब भी आपका ये चल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया मान लीजिए 21।
ये 2021 बना दिया। अब यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठता है कि सर जब हम ईयर को 2 डिजिट में लिखेंगे और मैंने यहाँ लिख दिया 90, तो ये कौन सा 90 बनाएगा, 1990 बनाएगा या 2090 बनाएगा? क्योंकि अभी तो 20 सेंचुरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब मैंने यहाँ पर सिर्फ 21 लिखा तो उसके पहले अपने आप इसने 20 लगा दिया, तो हमें तो लग रहा है अभी भी ऐसे ही करेगा, 90 से पहले 20 लगा देगा। लेकिन ऐसा करा नहीं उसने, इतना समझदार हो गया ये कि यहाँ पर 19 लगा रहा है। अब तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ पर एक हमारा बीच में एक कह सकते हैं थ्रेश वैल्यू है, और वो वैल्यू आई थिंक 70 है माई एसक्यूएल में। 70 या 70 के अबव हमारा जो भी होगा वो 19 में जाएगा, और बिलो 70 जो होगा वो 20 में जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, माई एसक्यूएल में ऐसा होता है, ऑरेकल ऐसा करेगा नहीं करेगा नहीं पता, है ना। 19 में चल रहा है, 70 भी 19 में चल रहा है, और यहाँ पर मैं अगर 71 करूंगा नाइन्टी में चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर 69 कर दूं, देखो 20 में चला। जब मैं 70 लिख रहा था तो 19 लगा रहा था, और मैं 69 करता हूं ईयर तो 20 लगा देता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आपकी वैल्यू 2 डिजिट में है ईयर की वैल्यू, तो अप टू 69 वो हमारा 19 सेंचुरी लगाएगा, और उसके बाद हमारा 70 से लेकर 99 तक वो हमारा क्या करेगा, 20 सेंचुरी लगाएगा। डेफिनेटली 10 साल बाद माई एसक्यूएल जो वर्जन होगा उसमें ये रूल नहीं होगा, 10 साल बाद वो कुछ और रूल ही लेकर आएंगे, है ना। तो अभी जो वर्जन है माई एसक्यूएल का उसमें ये रूल लगा हुआ है, ठीक। अब अगर मैं डेट और टाइम को स्ट्रिंग में इंसर्ट नहीं करना चाहता तो मैं डायरेक्ट नंबर में लिख सकता हूँ, और मैं जब डायरेक्ट नंबर में लिखूंगा तो भाई ईयर मंथ और डे मानकर लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया मान लीजिए 2005 और ये हो गया जुलाई और ये हो गया 20। तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सही है। शुरू के 4 डिजिट हमारी ईयर बन जाएंगी, नेक्स्ट 2 डिजिट हमारी मंथ बन जाएंगी, नेक्स्ट 2 डिजिट हमारी डे बन जाएंगी। ऐसे ही आप टाइम पे भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले आप आवर लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर 10, फिर मिनट लिखेंगे 10:45 और 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो 2005 जुलाई 20, 10:45 12 सेकेंड। तो जब आप माई एसक्यूएल में डेट और टाइम पे काम करोगे तो स्ट्रिंग में भी डेट आप दे सकते हो, न्यूमेरिक में भी डेट, डिजिट में भी, इंटीजर में लिख सकते हो, दोनों तरह से चलेगी। लेकिन सर जो बैंक वाला एग्जांपल आपने लिया था उसमें ऐसा नहीं होगा ना कि हम अपनी पसंद की डेट और टाइम इंसर्ट करेंगे, ये तो ऑटो जनरेटेड होना चाहिए। सिस्टम जनरेटेड डेट और टाइम कैसे आएगा? तो सिस्टम जनरेटेड डेट और टाइम को गेट करने के लिए हमारे पास माई एसक्यूएल में कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन के थ्रू ऐसा करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात करें तो अगर आप जिस मशीन पे अपनी एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस मशीन का करंट डेट गेट करना है, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस में सिस्टम का डेट गेट करने का एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है करंट डेट, CUR_डेट। अब अंडरस्कोर है या नहीं अभी चेक करेंगे। इसी तरह से अगर आपने सिस्टम का टाइम गेट करना है तो फंक्शन है जिसका नाम है करंट टाइम, और अगर सिस्टम का डेट और टाइम दोनों चीजें गेट करनी है तो फंक्शन का नाम है नाउ। ये 3 फंक्शन माई एसक्यूएल में होते हैं। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अंडरस्कोर है या नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई।
ठीक है, अंडरस्कोर नहीं था, सीधा कर डेट कर टाइम, करंट डेट करंट टाइम फंक्शन। अब देखो जब मैं रन कराऊंगा तो क्या दिखेगा, 2 जून 2021, 18:44, यानी कि 6:44:21। अगर मैं इस कोड को दोबारा रन कराऊं इंसर्ट वाले को, तो डेट तो वही आएगी, है ना, 2 जून, लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा। सेकंड तो चेंज होंगे ही, मिनट चेंज हो या ना हो, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के डेट और टाइम पर अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो डेट और टाइम पे काम भी कर सकते हैं। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है जो आपकी बची है। आपका एसक्यूएल वाला पार्ट काफ़ी हो गया, इतना तो हमारे कोर्स में है भी नहीं। चलो, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, वेयर क्लॉज हो गई हमारी, लाइक ऑपरेटर भी हो गया, बिटवीन हो गया, एंड और नॉट हो गया, ऑर्डर बाई, सेलेक्ट टॉप ये भी हो गया, अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया, कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट में हमारा अभी फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट रह गया, तो फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट पढ़ाना है आपको अभी। और जो इंडेक्स है ना, उसको ज्यादातर ऑथर्स कॉन्स्ट्रेंट ही मानते हैं, इंडेक्स कॉन्स्ट्रेंट। तो बहुत से लोग इंडेक्स को कॉन्स्ट्रेंट के अंदर ही पढ़ाते हैं, है ना। तो चाहो तो आप ऐसे करके पढ़ लेना, चाहो तो उसे अलग से टॉपिक मान के पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिक कॉन्स्टेंट हो गया, प्राइमरी की, ये सब हो ही गया हमारा। फॉरेन की पढ़ाना है मुझे आपको अभी, चेक कॉन्स्टेंट भी हो गया, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट भी हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया, माइस्क्यूएल के फंक्शन भी हो गए, डेट टाइम वाले फंक्शन एनालिसिस भी करा दिए, कमेंट भी हो गया। ये रह गया एक टेबल की कॉपी कैसे बनाएंगे। मेरे पास एक टेबल पहले से ही है, जैसे ईएमपी टेबल है, इसका यूज करके एक नई टेबल बनानी है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स वही आ जाएं जो ईएमपी टेबल के अंदर पहले से पड़े हुए हैं। या पार्शियल टेबल मुझे क्रिएट करनी है। एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम है, मैं चाहता हूँ 2 कॉलम के साथ एक नई टेबल बन जाए। तो टेबल का यूज करके, एग्जिस्टिंग टेबल का यूज करके एक नई टेबल कैसे बनाते हैं ये। उसके बाद अभी किसी ने आज ही क्वेश्चन पूछा था कि सर इंसर्ट में एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होंगे, तो वो वाला टॉपिक है इंसर्ट इनटू, लेकिन ये रन टाइम वाला नहीं है, ये एक टेबल के सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल में कॉपी करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो फिर भी पढ़ना है हमारे लिए भी। तो 3 पॉइंट हो गए, एक तो फॉरेन की वाला रह गया, टेबल से टेबल बनाना रह गया, एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल में हमारा इंसर्ट करना रह गया, ज्वाइन आपके रह गए, और क्या रह गया भाई, इंडेक्स, इंडेक्स रह गया आपका, व्यूज भी रह गए। तो 5-6 टॉपिक रखें, एक क्लास और लग जाएगी यार अभी, है ना। तो आज जल्दीबाजी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि एक क्लास लगी जाएगी इसमें आराम से। तो चलो फ्राइडे को इसे कंप्लीट करेंगे, जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भाई, अब जिसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो पूछ लो।